गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एक बार हम फिर से आज आप सभी की क्लास को लेकर आए हैं और आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो 2026-27 के सेशन के लिए आज नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको पार्ट सेकंड में आज आपको चीजों को पढ़ाने वाले हैं। तो जहां पर चीजों को मैंने खत्म किया था वहीं पर हम चीजों को स्टार्ट करने का काम करेंगे और आप बने रहिए क्लासेस में एंड तक। अगर क्लासेस आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से चीजों को पढ़ना है और जितने बच्चे डायरेक्ट इस क्लास में आ रहे हैं तो मेरा सबसे पहले सजेशन यही है कि आप जाइए पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो को देख के आइए, तब आप पार्ट सेकंड वीडियो को देखिए, ज्यादा मजा आने वाला है आपको तब। नहीं तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छा बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। क्लियर है ना? तो आइए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है वो क्या होता है। ठीक है ना? 1 मिनट का टाइम दीजिए। तो कल हम सभी ने पढ़ा था आवेश उत्पत्ति का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है और आज हम लोग कल हम लोगों ने आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कि जो आवेश होता है, धन आवेश और ऋण आवेश जो होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो आप लोग जो अगली हेडिंग डालेंगे, हेडिंग आपका होगा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे और हम इसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं कुछ बेहतर तरीके से। आइए बताते हैं। ठीक है ना? तो आप सभी जो हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग आप सभी का होगा, वो हेडिंग आप सभी का जो होगा वो होगा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्लियर? आपका जो हेडिंग होने वाला है वह क्या होने वाला है? वह होने वाला है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होने वाला है। पहले हम यहाँ पर चीजों को समझा दे रहे हैं, बाकी आपका लिखा हुआ तो है ही है। क्लियर? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। क्लियर? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक, इस प्रकार से आवेश उत्पत्ति का क्या होगा? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होगा। क्लियर? आइए हम इसके बारे में समझते हैं। पहले यहाँ पर चीजों को हम समझ लेंगे और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि नेक्स्ट पेज में आपका तो सब कुछ लिखा हुआ है बढ़िया तरीके से, तो आप यहां से जाके नेक्स्ट पेज से वैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? आइए हम बात करते हैं कि आवेश उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है वो होता क्या है। चीजों पर बने रहिएगा, है ना? और कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट होंगे वो आप लिख दीजिएगा, हम आपके डाउट्स को देखकर आपको चीजों को समझा देने वाले हैं। क्लियर है ना? तो सभी बच्चों का वेलकम है जो इस क्लासेस में आए हुए हैं। एक बार अपना नेम लिख दीजिए, आपका अटेंडेंस लग जाए। क्लियर? चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक पदार्थ है, हमारे पास ये क्या है, सपोज ये हमारे पास एक पदार्थ है और हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो इस प्रकार से छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो आपका छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर इस प्रकार से क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ जो होता है इस प्रकार से छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर इस प्रकार से वो क्या होता है, बना हुआ होता है। तो हमें इसी परमाणु की ही बात करनी है, हमको इसी परमाणु की बात करते हैं कि परमाणु, किसी एक परमाणु को यहां से हम उठा लेंगे इस प्रकार से। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम किसी एक परमाणु को उठाएंगे तो मान लिया वो एक परमाणु यही है आपका। ठीक है ना? ये किसी पहले पदार्थ का जो है वो परमाणु है। अब इसी तरीके से एक परमाणु हम दूसरा ले लेंगे। आइए हम देखते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम एक दूसरा परमाणु ले लेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस प्रकार से। क्लियर? आपका हम क्या ले लेंगे, ये दूसरा परमाणु इस प्रकार से ले लेंगे। 1 मिनट। इस प्रकार से हम जो है वो दूसरा परमाणु ले लेंगे। कैसे? थोड़ा सा दूरी पे डिस्टेंस को बना दे रहे हैं। ये इस प्रकार से आपका दूसरा परमाणु होगा जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझे जरा सा बताइएगा। ये दो पदार्थ के दो परमाणु है, सपोज परमाणु सर्वथा गोलाकार ही तो होता है ना, तो ये मैंने परमाणु ले लिया। अब हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु का जो समस्त भार होता है उसके नाभिक में होता है। किसी भी परमाणु का समस्त भार जो होता है वो नाभिक में होता है इस प्रकार से। क्लियर? किसी भी परमाणु का समस्त भार जो होता है वो कहां पर होता है, तो वो इस प्रकार से नाभिक में होता है, जिसमें दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन। इस प्रकार से होता है।
तो इस पदार्थ के भी, इस भी परमाणु के भी नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और आपका जो है वो न्यूट्रॉन इस तरीके से होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा आप। अब हम जानते हैं कि किसी भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थिर कक्षाओं में क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो यहां भी नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो विभिन्न स्थिर कक्षाओं में क्या करेंगे, इस प्रकार से चक्कर लगाते रहेंगे। तो आइए मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको इस तरीके से हम कुछ सपोज कर ले रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, इसमें चक्कर लगा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो इसको यहाँ पर लिख दिया है, ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या करेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख देते हैं। क्लियर। अब हमें करना क्या है कि इन दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है, इन दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है। तो जब इन दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो होता क्या है, चीजों को समझिएगा, चीजों को समझिएगा। जो ये अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, आप चीजों को बड़े ध्यान से देखिएगा, जहां पे चीजें नहीं आएंगी वहां पे समझिएगा कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर नाभिक द्वारा जो ये फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है, नाभिकीय बल जो लगता है, इस नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर आकर्षण बल का जो मान है वो बहुत कम होता है। क्या होता है, मैं बता रहा हूं कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा नाभिक द्वारा उस पर आकर्षण बल सबसे कम लगता है। सबसे पास वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा सबसे ज्यादा लगेगा, उसके बाद वाले में उससे कम, उसके बाद वाले में उससे कम, और सबसे बाहर वाले में सबसे कम होगा। तो सेम काम इस तरीके से इसमें भी होगा। अब होता क्या है, जब इन दो पदार्थों को आपस में क्या किया जाता है, घर्षण कराया जाता है, इस प्रकार से आपस में घर्षण कराया जाता है। तो जब दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है तो इस पदार्थ को सपोज बाह्य, इस इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा मिलती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो बाह्य ऊर्जा इस प्रकार से मिलती है, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा मिलती है। बाह्य ऊर्जा जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक को छोड़कर दूसरे पदार्थ के नाभिक में इस प्रकार से चला जाता है। क्लियर है ना। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसको घर्षण कराएंगे तो बाहर से ऊर्जा मिलेगी, है ना। और जब इसको बाह्य ऊर्जा मिलती है तो होता क्या है, ये अपने नाभिक को छोड़कर दूसरे पदार्थ के नाभिक में चला गया। तो अब बताइए क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर चला गया ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी हो गई, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, जब माइनस चार्ज निकल गया तो कौन सा चार्ज आपके पास होगा, बताइए। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नंबर्स ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो सेम काम इसमें भी वैसे ही होगा। अब बताइए, इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गया, इधर से इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया तो प्रोटॉन बचेगा, और प्रोटॉन पे क्या होता है, आपका धन आवेश होता है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर जो इस पदार्थ पर जो आवेश आ जाएगा वो कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जब इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन चला आया है तो अधिकता हो गई है, अधिकता हो गई मतलब माइनस जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, माइनस जो है आपका वो ज्यादा हो जाएगा। और जब माइनस ज्यादा हो जाएगा तो इस पर जो आवेश उत्पन्न हो जाएगा वह आवेश आपका क्या होगा, वह आवेश आपका ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई सभी बच्चों को, कोई दिक्कत। कि क्या हमने बताया, जब दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पर चला जाता है। तो पहले पदार्थ में कमी, जिस पदार्थ में कमी होगा वो धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की आपकी अधिकता हो जाती है वो पदार्थ आपका जो है वो ऋण आवेश उत्पन्न करता है। इतनी बात में किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए आप मुझे, समझ में आई चीजें। अब इसी चीजों को मैंने यहाँ पर देखिए आपके लिए बढ़िया तरीके से लिख रखा है। क्या लिख रखा है
कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जो परमाणु होता है मान लीजिए परमाणु ही है आपका। क्लियर? तो इस प्रकार से प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब प्रत्येक परमाणु का जो आकार होता है वो 10 की घात -10 मीटर। यहां पर आप क्या लिख देंगे, 10 की घात -10 मीटर की कोटि का होता है। वो यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं था ना, इस वजह से ऐसे लिख दिया है कि प्रत्येक पदार्थ का जो आकार होता है वो 10 की घात -10 मीटर की कोटि का होता है। अब परमाणु का जो समस्त धन आवेश होता है, लगभग समस्त द्रव्यमान जिसे कहते हैं, वो केंद्रीय भाग में, केंद्रीय भाग मतलब नाभिक में, नाभिक में संकेंद्रित रहता, देखिए जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं वहां पर होता है। और नाभिक की त्रिज्या इसका मतलब 10 की घात -15 मीटर होता है। यहां से हटा के इसको पावर लगा दीजिए कि 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है। ठीक है ना। अब नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो नाभिक होता है उसमें देखिए क्या होता है, धन आवेशित न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो वही लिखा हुआ है कि उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बताइए, नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है ना, इस प्रकार से वो विभिन्न कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। अब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या जो है वो चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, वही लिखा हुआ है। अतः नाभिक पर धन आवेश उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जिस कारण परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। ऐसी स्थिति तक, यहां तक परमाणु पर आपका जो है वो कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब परमाणु उदासीन होगा। जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के आर इक्वल होंगे तो क्या होगा, जो परमाणु होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वो जो होता है ऋण आवेशित होता है, बिल्कुल सॉरी, ऐसी स्थिति में वो न्यूट्रलाइज होता है, मतलब उदासीन होता है। क्लियर? आगे क्या लिखा हुआ है, परमाणु में नाभिक के निकट कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण बल जो होता है वो कार्य करता है, जबकि बाह्यतम कक्षा में, जो सबसे बाहरी वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा था अभी बताए थे, उस पर आकर्षण बल कम कार्य करता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कम कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, मतलब घर्षण कराया जाता है, तब किसी एक वस्तु से कम इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो किसी एक वस्तु का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे पर चला जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, निकलते हैं जिससे, वह इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धन आवेशित हो जाता है, जबकि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वो वस्तु आपका क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आपका क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। ये चीज आपको समझिएगा कि यहाँ पर लिखा है क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। कौन सा आपका, जिस पर कमी होगा वो धन आवेशित, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है आपकी, तो वो आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो है आपके ऋण आवेशित होने का संकेत देती है। तो ये चीज आपको बताइए, समझ में आया सभी बच्चों को कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें हो तो बताइए मुझे। चीजें आसान थी कि नहीं थी? तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। क्या कि हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु सर्वथा गोलाकार होता है, जिसका आकार 10 की घात -10 मीटर की कोटि का होता है। प्रत्येक पदार्थ नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पे चला जाता है। तो पहले पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी और दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो पहला पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, पहला पदार्थ आपका धन आवेशित और दूसरा पदार्थ आपका जो है वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाता है। तो इतने में किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताइए। तो इतने का आप सभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को आप सभी को बेहतर तरीके से समझाते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को हो तो
चीजें आनी चाहिए समझ में, कुछ इतना ज्यादा खास है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा पॉइंट में वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिएगा बड़े ध्यान से। एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या आपका लिखा हुआ है कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस पर जाता है, दूसरे पर चला जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उस पर क्या होता है आपका, सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण वह धन आवेशित हो जाता है। क्लियर। और उसके बाद क्या लिखा है, दूसरी वस्तु पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, और अधिकता के कारण ऋण आवेशित हो जाता है। यहाँ पर देखिए, और दोनों वस्तुओं पर जो उत्पन्न आवेश होता है वह परिमाण में समान तथा प्रकृति में क्या होता है, विपरीत होता है। बात को समझिएगा। जैसे सपोज अगर हमारे पास जैसे ये दो पदार्थ है, दो पदार्थ इस तरीके से, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर गया, तो सपोज अगर इस पर सपोज यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित होगा, तो इस पर भी एक प्रोटॉन जो है वो धन आवेशित होगा। क्लियर। समान किसमें क्या लिखा है कि परिमाण में समान, मतलब एक कूलाम आवेश यहां होगा तो एक कूलाम आवेश यहां भी होगा, बस इस पर आपका पॉजिटिव होगा और इस पर आपका जो है वो माइनस होने वाला है। मतलब जब दो पदार्थ को रगड़ेंगे तो इधर से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरे में जाएगा, उतने पर उतना ही ऋण आवेश आएगा और पहले पर उतना ही धन आवेश आएगा। मतलब वैल्यू में, नंबर में तो वो सेम रहेंगे, लेकिन जो सिंबल होगा वो प्लस और माइनस का होगा। तो ये चीजें वही लिखी हुई है। बात समझ में आई। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं क्या होने वाला है। अगला टॉपिक हमारा जो है वो क्या होने वाला है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है ना। क्या है समझिएगा। यहां पर पहले मैं हेडिंग यहां पर डाल देता हूं। हम लोग का हेडिंग जो होने वाला है वो होने वाला है प्रेरण द्वारा आवेशन। हेडिंग हम लोग का यहां से होने वाला है क्या, हेडिंग हम लोग का जो होने वाला है वो होने वाला है प्रेरण द्वारा आवेशन। क्लियर। हम लोग का जो हेडिंग होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो हम लोग का जो हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है प्रेरण द्वारा आवेशन, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब ये क्या होती है, इन चीजों को बड़े ध्यान से आप सूक्ष्मता से अध्ययन करिएगा, क्योंकि अगर फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो समझ लीजिए आपको फिजिक्स का फील नहीं आ रहा है। और फिजिक्स को फील करने के लिए, फिजिक्स को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, चीजों को बहुत गहराइयों में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे साथ आप अपने बुक्स को भी स्टडी करिए। जब ऐसे कंडीशन में आप पढ़ेंगे तो आप चीजों को ज्यादा अच्छे से सीखने का काम करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। क्लियर। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, या इसी को हम लोग विद्युत प्रेरण के भी नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, विद्युत प्रेरण के भी नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग विद्युत प्रेरण के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब होता क्या है समझिएगा। होता क्या है, जैसे सपोज हमारे पास कोई आवेशित चालक है, क्या है, सपोज हमारे पास कोई आवेशित चालक है, इस प्रकार से हम ले रहे हैं। सपोज इस तरीके से हमारे पास ये कोई आवेशित चालक है। क्लियर। अब इसके पास सपोज कोई अनावेशित चालक लाते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है। ये सपोज हमारे पास कोई आवेशित चालक है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका क्या है, ये आपका आवेशित चालक है। ये आपका जो है वो क्या है, आवेशित चालक है, इस प्रकार से। और ये आपका जो है, ये सपोज इस पर कोई आवेश नहीं है, तो अभी ये आपका जो है ये क्या होता है, अनावेशित चालक होता है। अभी ये आपका जो है वो क्या है, तो अभी ये आपका जो है ये अनावेशित चालक है। क्लियर। तो एक आवेशित चालक है और एक अनावेशित चालक है। आवेशित चालक क्या होगा, मान लेते हैं इस चालक पर जो आवेश है वो प्लस आवेश है, इस चालक पर जो आवेश है वो क्या होगा, प्लस आवेश होगा, इस प्रकार से। क्लियर। और दूसरे वाले चालक पर जो है आप क्या देख रहे होंगे कि दूसरे चालक पर जो है वो कोई भी आवेश जो है वो है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब इस चालक को, जब कौन से चालक को, जब हम इस अनावेशित चालक को आवेशित चालक के पास में लाते हैं, तो पास में लाने पर क्या होगा, इस चालक का जो पास वाला सिरा है उस पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस चालक के पास वाले सिरे पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और आपका जो दूर वाला सिरा है,
जो दूसरी साइड है, दूर वाला सिरा है ये, इस पर आपका जो है वो धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस पर आपका क्या उत्पन्न हो जाएगा? धन आवेश। मतलब अगर ये प्लस है तो पास वाले सिरे पर अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, और जो दूर वाला सिरा है उस पर सेम सेम होगा। तो देखिए अगर ये माइनस होता तो यहाँ प्लस होता, फिर यहाँ माइनस होता। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, दूर वाले पर प्लस होगा। क्लियर है? बात को समझे आपकी नहीं समझे? क्या हमने बताया कि जब आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक को लाते हैं तो चालक के पास वाले सिरे पर क्या होगा? आपका विजातीय आवेश। विजातीय मतलब विपरीत आवेश। और दूर वाले सिरे पर आप देखेंगे सजातीय आवेश, मतलब सेम चार्ज डेवलप हो जाएगा पहले चालक की तरीके। तो इसी को हम लोग प्रेरण बोलते हैं। इसी को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। मतलब कि इस पर आवेश था, इस पर नहीं था, लेकिन इसने अपनी वजह से इसको प्रेरित कर दिया, जिसकी वजह से इस पर भी जो है वो चार्ज जनरेट हो गया। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत होगी कहीं पर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बताइए चीजें आई आपको समझ में कि नहीं आई, फटाफट से बताइए। समझ में आया? तो इस तरीके से आइए इसका और हम दिखाते हैं इस प्रकार से। देखिए इसके कुछ कंडीशंस आपके सामने हैं कि क्या है। अभी आप क्या देख रहे होंगे कि ये दोनों पदार्थ जो है ए और बी, हमारे पास ये दो पदार्थ हैं, आपका ये ए है और ये पदार्थ आपका जो है ये बी है। इस प्रकार से कि दोनों पर अभी कोई आवेश जो है वो है ही नहीं, लेकिन जैसे ही हम इसके पास किसी धन आवेशित चालक को ले जाते हैं तो पास वाले सिरे पर आप देखेंगे जो पहला सिरा है वो माइनस चार्ज डेवलप हो गया, और दूर वाले सिरे पर आप क्या देख रहे होंगे? प्लस चार्ज। मतलब प्लस है तो पास वाले पर माइनस, दूर वाले पर सेम। मतलब पास वाले पर आपका देखेंगे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पास वाले सिरे पर आपका जो है वो विपरीत आवेश। क्लियर? पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश और दूर वाले सिरे पर आपका कौन सा? सेम चार्ज डेवलप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कि सजातीय आवेश जो है वो उत्पन्न हो गया। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में देखिए आप इस तरीके से हो गया। क्लियर? अब यहां पर आप देखेंगे तो ले जाने पर ऐसा हुआ है। क्लियर? अब दोनों को हटा देंगे तो दूसरा वाला जो है बी वाला वो धन आवेशित हो जाएगा और पहला वाला जो है वो ऋण आवेशित हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो आवेश है वो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से ऐसे फैल जाएगा। तो यहां पर भी जो आवेश है वो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। कब? अलग करने की स्थिति में आवेश जो होगा वो एक समान एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे। क्लियर? तो इतने में किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताइए मुझे। क्या सीखे इसमें कि पहले ए और बी दो पदार्थ थे, दोनों पर कोई आवेश नहीं था। जैसे ही किसी आवेशित चालक को इसके पास लाया तो ए वाले पर माइनस चार्ज और बी वाले पर प्लस हो गया। दोनों को अलग किया तो ए वाले पर माइनस ही रहेगा, बी वाले पर अलग होगा। देखिए दोनों गैप दोनों में हो गया कि नहीं? दूर गया। अब ऐसी स्थिति में ये माइनस चार्ज जो होगा वो पूरे पृष्ठ पर ऐसे एक समान रूप से फैल जाएगा। तो बी वाले पर जो धन आवेश एक साइड देख रहे हैं वो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से ऐसे फैल जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। जो आपकी स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। क्लियर? क्या लिखा है कि जब किसी आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक को लाया जाता है तो चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय और दूर वाले सिरे पर आपका क्या हो जाता है? सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? इस परिघटना को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। क्लियर? इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन या विद्युत प्रेरण कहते हैं, जो कि आप यहां से क्या करेंगे? अपने नोट्स पे लिख लेंगे इमेज बना के, जो मैंने अभी पहले समझाया। आई इतनी चीजें आपको समझ में कि नहीं समझ में आई? देखिए चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझेंगे तब चीजें आपको समझ में आएंगी। अन्यथा की स्थिति में चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली जितनी आप सपोज कर रहे हैं। अगर मेहनत से आप नहीं पढ़ेंगे तो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि आप एक दिन क्लास लेंगे, दूसरे दिन क्लास नहीं लेंगे, बंक करेंगे, तीसरे दिन आएंगे, चौथे दिन नहीं आएंगे, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। अगर आप एक भी क्लास को मिस करेंगे तो आपको आने वाली क्लासेस जो है वो नहीं अच्छी लगने वाली है। और क्लासेस तभी अच्छी लगती हैं जब आप रेगुलर उसको पढ़ाई करेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है? अब देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन की अगर बात करें तो आवेशन की कितनी विधियां होती हैं। अगर हम देखें कि किसी भी पदार्थ को आवेशित करना है
तो आवेशित करने की कितनी विधियां होती है, तो हेडिंग है हमारा आवेशित करने की विधियां। अगर हम बात करें आवेशित करने की कितनी विधियां होती हैं, तो आवेशित करने की कौन सी विधियां होती हैं, आइए हम उस पर बात करते हैं इस प्रकार से। क्लियर कि आवेशन की विधियां जो है वो कितने प्रकार की आवेशन करने की विधियां होती हैं। तो अगर हम आवेशित करने की विधियों के बारे में देखें तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा कि जब दो वस्तुओं को घर्षण कराया जाता है तो भी आवेश उत्पन्न होता है। तो पहली विधि जो हो गई वो घर्षण द्वारा आवेशित करना। पहला जो हो गया वो क्या हो गया, घर्षण विधि द्वारा आवेशित करना। पहला आपका जो हो गया वो क्या हो गया, घर्षण विधि द्वारा, मतलब रगड़ने से आवेश जनरेट करना। तो घर्षण विधि द्वारा आवेशित करना। क्लियर, पहला जो आपका हो गया वो क्या हो गया, घर्षण द्वारा आवेशित करना आपका हो गया। ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा तरीका अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेरण द्वारा, क्या दूसरी विधि है प्रेरित करना, मतलब प्रेरण द्वारा आवेशित करना। तो यहां लिख देंगे, यहां हम लिख देंगे क्या, प्रेरण द्वारा आवेशित करना। दूसरा जो है आपका वो क्या हो गया, प्रेरण द्वारा आपका क्या हो गया, आवेशित करना। और भी कोई सी विधि है बताइए क्या, आवेशन की और भी कोई विधि है क्या। तो आवेशन की एक तीसरी विधि और होती है चालन द्वारा। तीसरी विधि जो अभी आपको नहीं पढ़ाया है, चालन द्वारा। ठीक है ना, कौन सी विधि, चालन द्वारा आवेशित करना। तीसरी जो विधि है आपका वो क्या है, तीसरी विधि आपका जो है वो है चालन द्वारा आपका आवेशित करना। तो इस प्रकार से मान लेंगे कि क्या होगा आपका, चालन द्वारा आवेशित करना। मैंने ये दोनों विधियों को पढ़ लिया है, आइए हम आपको चालन द्वारा आवेशित करने की भी विधि को आपको क्या करेंगे, चालन द्वारा आवेशित करने की विधि को भी समझा दे रहे हैं। देखिए चालन द्वारा आवेशित करने की जो विधि होती है वो क्या होती समझिएगा। क्लियर, जैसे हमारे पास ये कोई एक चालक है, सपोज इसका नाम है ए, और इस पर जो आवेश है वो क्या है, इस पर जो आवेश है वो इस प्रकार से धन आवेश है। क्लियर, और हमारे पास ये दूसरा चालक है, दूसरा चालक इस प्रकार से है, इस पर जो है इसको मान लिया सपोज बी मान लिया, इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे होंगे। क्लियर, अब इसको स्पर्श कराएं, क्या कराएं इसको, इन दोनों को हम स्पर्श कराएं, मतलब इस पर जो आवेश है आप देख रहे होंगे धन आवेश है, और बी पर जो है वो कोई भी आवेश नहीं है। अब हम इन दोनों को क्या करा दे, स्पर्श करा दे। स्पर्श कराने की वजह से अगर हम क्या देखें कि अगर इस पर प्लस है तो इस पर क्या उत्पन्न हो जाए, अगर इस पर मान लीजिए क्या हो गया, इस पर जो है वो माइनस चार्ज डेवलप हो गया। क्लियर, क्या डेवलप हो गया, माइनस चार्ज डेवलप हो जाए, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। मतलब कि एक वस्तु के संपर्क में किसी दूसरी वस्तु को रख दिया जाए, तो संपर्क में रखने की वजह से दूसरी वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, इस प्रक्रिया को हम लोग जो बोलेंगे वो हम लोग बोलेंगे क्या, चालन द्वारा आवेशित करना, जो कि आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। बात समझ में आई सभी बच्चों को। आइए इतने को आप सभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या होने वाला है, आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है क्या, वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। ठीक है ना, क्या लिखा है कि वैद्युत आवेश के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से गुण होते हैं, आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है आवेशों के मध्य बल, कि आवेशों के मध्य बल लगता है। जैसे हमारे पास जो है वो एक चार्ज जो है वो ऐसे प्लस क्यू है, और दूसरे पास हमारा दूसरा चार्ज हमारे पास जो है वो माइनस क्यू है, और दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे, तो दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो इनके बीच आपका जो है वो इस प्रकार से बल लगने लगता है। और वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अगर चार्ज प्लस और माइनस है तो इसके बीच जो बल लगेगा आपका, वो बल आपका क्या होगा, वो बल आपका जो है वो आकर्षण होने वाला है।
लेकिन अगर आपका चार्ज सेम सेम है, मतलब प्लस क्यू है और दूसरा भी आपका प्लस क्यू है, तो दोनों के बीच में यहाँ जो बल लगेगा इस कंडीशन में, वो बल आपका जो होने वाला है, वह बल आपका प्रतिकर्षण बल होने वाला है। वो बल आपका क्या होने वाला है? प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सजातीय आवेश, अगर सजातीय सेम आवेश होगा तो वो प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि अपोजिट होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब पदार्थ के परमाणुओं तथा अणुओं के मध्य जो लगने वाला परमाणविक बल होता है, पदार्थ के अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है ना, तो उसी को हम लोग परमाणविक बल भी बोलते हैं या आणविक बल भी बोलते हैं। वो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक बल, घर्षण बल आदि जो है वो वैद्युत बल ही होते हैं। बात को क्या समझे कि जब दो अलग अलग पदार्थ, यहां पर क्या लिखा है आपका, देखिए ध्यान से, कि पदार्थ के परमाणुओं, पदार्थ के परमाणु मतलब परमाणु समझते हैं आप, और अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल होता है जिसे इंट्रा एट्रैक्शन मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, अंतरा आणविक बल बोलते हैं, या विभिन्न पदार्थ जो होंगे, अलग अलग पदार्थ होंगे, उनके बीच आसंजक बल लगता है। जैसे तेल हो गया और पानी हो गया, तो तेल पानी आपस में कभी नहीं मिलते हैं, तो उनके बीच आसंजक बल लगता है, इस वजह से नहीं मिलते हैं। यही तो वो जो आसंजक बल है और जो घर्षण बल है, जो फ्रिक्शन की वजह से घर्षण बल होता है आदि, ये सब जो होते हैं वो वैद्युत बल ही हैं। इन सारे बल की वजह से वैद्युत बल जनरेट हो सकता है, वैद्युत बल उत्पन्न हो सकता है। तो इन सारे बल को हम लोग वैद्युत बल ही कहेंगे। आपका चाहे आसंजक बल हो, आपका चाहे घर्षण बल हो, चाहे आपका अंतरा आणविक आकर्षण बल हो, इन सारे बलों को हम लोग क्या कहेंगे? इन सारे बलों को हम लोग वैद्युत बल के नाम से जानेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्लियर है? इतनी चीजें अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बताइए। और उसके बाद हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे, आवेश के संरक्षण को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आवेश के संरक्षण को पढ़ने वाले हैं। बताइए। आ गई चीजें समझ में? आई चीजें समझ में कि नहीं समझ में आई? आ गई चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं आवेश का संरक्षण जो है वो क्या होता है। आइए हम बात करते हैं आवेश के संरक्षण के बारे में, कि आवेश का संरक्षण क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का संरक्षण, कि आवेश क्या होता है। आइए आवेश के संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और आप लिखेंगे ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे इस प्रकार से, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। क्या लिखा है? किसी निकाय, निकाय मतलब आपका किसी पदार्थ का जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है। इससे आप क्या सीख रहे होंगे बताइए? इससे आप क्या सीख रहे हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, अर्थात विलगित निकाय का कुल आवेश जो है आपका संरक्षित रहता है। ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो गया। क्यों? कि आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसा कैसे होगा? अभी तो हम लोगों ने दो पदार्थ को आपको घर्षण कराया था, तो रगड़ने के बाद आपने देखा था एक पर धन आवेश आ गया और दूसरे पर क्या आ गया? ऋण आवेश आ गया। तो यहाँ पर आवेश उत्पन्न हुआ कि नष्ट हुआ? बताइए, उत्पन्न हुआ। क्या आपको यही मन में चल रहा होगा? मुझे पता है। तो आप चीजों को समझिएगा बड़े ध्यान से, हम क्या आपको बता रहे हैं। जैसे सपोज हमारे पास दो पदार्थ है। कितने पदार्थ है हमारे पास? दो पदार्थ है। इस तरीके से एक पदार्थ आपका ए है और ये हमारे पास दूसरा पदार्थ आपका है, ये दूसरा पदार्थ जो है आपका ये बी है। ठीक है? दो पदार्थ इस तरीके से आपका है, ए और बी है इस तरीके से। अब जब दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराया था तो इस पदार्थ ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया था। तो हम जानते हैं कि इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की आपने क्या किया था? इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। अब बताइए इस पदार्थ ने
को एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसमें से इस पर एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है अगर, तो इस पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो भी हो रही है। इस पदार्थ को अगर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इस पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकल भी तो रहा है ना। तो इधर से जितना इधर गया, अगर इधर वृद्धि हो रही है तो दूसरे में कमी भी तो हो रही है ना। और जब वृद्धि होगी और कमी होगी तो इस कंडीशन में आवेश कहाँ उत्पन्न हुआ? नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन उत्पन्न नहीं हुआ तो इस पे का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? दूसरे पदार्थ पर चला गया ना। इसीलिए लिखा है कि संरक्षित रहता है। अगर इसमें से निकलता तो इसका मतलब ये नहीं कि नष्ट हो गया, वो किसी दूसरे पदार्थ पर चला गया, इस वजह से वो संरक्षित है। और इसमें से कमी हो रहा है तो इसमें इंक्रीज भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आवेश ना ही उत्पन्न हो रहा है और आवेश ना ही नष्ट होगा, मतलब एक दूसरे पदार्थ का जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, किसी दूसरे पदार्थ पर चला जाता है। बात समझ में आई? क्लियर है ना? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जहां पे चीजें ना आई हो वहां पे बताइए, बताएं। और कोई एग्जांपल इसका दे दिया जाए क्या? जरूरत हो तो बताइए, ना जरूरत हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं चीजें अगले। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अगली हेडिंग है वैद्युत आवेशों की योज्यता। क्या होता है इसको? वैद्युत आवेशों की जो योज्यता होती है वो क्या होती है, समझिएगा बड़े ध्यान से चीजों को। इसको भी आपको लिखा है किसी वस्तु पर कुल आवेश, जैसे कोई वस्तु है और उस पर जो आपका कुल आवेश होता है वो उसमें सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें लिखा है सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब जैसे हमारे पास कोई पदार्थ मान लेते हैं, इस प्रकार से सपोज कर लेते हैं, सपोज इस प्रकार से हमारे पास ये कोई पदार्थ आप देख रहे होंगे, इस तरीके से है। अब इस पदार्थ में बहुत सारे परमाणु हैं, इस पदार्थ में बहुत सारे परमाणु हैं, क्लियर? बहुत सारे परमाणु इस तरीके से हैं इसमें। तो मान लेते हैं इसमें बहुत सारे परमाणु यहां पर हैं, यहां पर अलग आवेश है, यहां पर कुछ और आवेश है, यहां पर कुछ और आवेश है, इधर में कुछ और आवेश है, यहां पर जो आवेश है वो सपोज कुछ और है। तो यहाँ पर जो आवेश है, मान लिया यहाँ पर जो आवेश है वो आपका माइनस का Q1 आवेश है, यहाँ पर मान लिया आपका प्लस का Q2 आवेश है, यहाँ पर मान लिया आपका प्लस का Q3 आवेश है, यहाँ पर मान लिया आपका प्लस का Q4 आवेश है, यहाँ पर मान लिया माइनस का Q5 आवेश है, और यहाँ पर मैंने मान लिया आपका प्लस का जो है वो Q6 आवेश है। इतना चार्ज यहाँ पर किसी पदार्थ पर मान लेते हैं, इस प्रकार से है। और ऐसे कहीं पर मान लेते हैं कि कहीं पर जो चार्ज है वो सपोज यहाँ पर जो है आपका Qn आवेश है प्लस का। Qn मतलब कोई भी संख्या हो सकती है आवेश की, क्लियर? तो क्या होगा इसमें कि ये एक परमाणु है, ये पदार्थ है, और इस पदार्थ पर अलग अलग जगहों पर जो आप देख रहे होंगे वो अलग अलग आवेश इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, क्लियर? तो इसमें वही लिखा है कि किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश को यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? कुल आवेश को हम लोग क्यों मान लेंगे इस तरीके से। और किसी वस्तु पर जो कुल आवेश है वह सभी आवेशों के, जितने आवेश आप यहाँ से देख रहे होंगे, बताइए कौन कौन सा आवेश है। माइनस का Q1 है, लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या है? प्लस का Q2 है, यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद प्लस का आपका Q3 है, प्लस का आपका जो है वो Q4 है, माइनस का आपका क्या है? Q5 है, और प्लस का आपका Q क्या है? प्लस का आपका Q6 है। और इसी तरीके से कहां तक है? मान लीजिए प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 कहां तक आपका है? मान लेते हैं Qn तक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आवेशों की योज्यता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं आवेशों की योज्यता। मतलब किसी भी परमाणु पर जो अलग अलग आवेश होते हैं, किसी भी पदार्थ पर जो अलग अलग आवेश होते हैं, तो सभी आवेशों का ये जो बीजगणितीय योग आप देख रहे हैं, इसका मतलब बीजगणितीय योग जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है कुल आवेश के। किसके बराबर है? ये आपका कुल आवेश के बराबर है, कि सभी आवेशों का जो योगफल है वो कुल आवेश के बराबर होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं आवेशों की योज्यता।
बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? डिटेल में चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो बताइए, मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद आप इतने क्वेश्चन, इतने का आप सभी स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आइए आगे बढ़ते हैं। आगे की चीजों को हम देखते हैं क्या हमारा होने वाला है। क्लियर? तो इतने का पहले फटाफट से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट का हमको टाइम दीजिए, हम आते हैं। ठीक है ना? फटाफट से नोट करिए। चलिए, इतने का चीजें हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, आगे देखते हैं आगे चीजें क्या होने वाली हैं। तो आगे की चीजों पर अगर हम बात करें इस प्रकार से, तो आगे की चीजें आप जो देखेंगे, उसके बाद आपका लिखा है आवेश का क्वांटीकरण। क्या लिखा है? आवेश का क्वांटीकरण, मतलब क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में। क्लियर? तो आवेश का जो क्वांटीकरण होता है, इसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं, चीजों को समझ ले रहे हैं क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण। तो जैसे लिखा है यहाँ पर, प्रकृति में पाया जाने वाला न्यूनतम आवेश, अगर न्यूनतम आवेश की बात करेंगे तो वो न्यूनतम आवेश हमारा प्रकृति में जो पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग मानते हैं। और न्यूनतम आवेश को हम लोग, जो ये न्यूनतम आवेश देखते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं मूल आवेश के भी नाम से। इसी को हम लोग मूल आवेश भी कह सकते हैं। जो सबसे कम आवेश होगा पूरे प्रकृति में, जो सबसे कम आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन को ही मानते हैं हम लोग, और उस न्यूनतम आवेश को हम लोग मूल आवेश के भी नाम से जानते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इलेक्ट्रॉन मतलब ई से प्रदर्शित करते हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रकृति में इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा आवेश है, लिखा हुआ है आपको, कोई दिक्कत है नहीं, सबसे छोटा आवेश संभव नहीं है। अतः प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन से छोटा आपका कोई आवेश जो है वो हो नहीं सकता है। अब किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश, ठीक है ना, कि किसी भी वस्तु द्वारा जो प्राप्त आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु द्वारा जो आवेश प्राप्त होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। बताते हैं, आप समझ लीजिए। और इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं या क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब कहने का मतलब, जैसे हमारे पास एक फार्मूला इसका है, आवेश को तो वैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आवेश को वैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और Q इक्वल टू जो फार्मूला आपका होता है वो क्या होता है? N इंटू ई। ये आपका फार्मूला होता है Q इक्वल टू क्या? Q इक्वल टू आपका जो फार्मूला इस प्रकार से होता है, वह फार्मूला Q इक्वल टू आपका क्या होता है? Ne। जहां N आपका क्या है? जहां N आपका पूर्ण गुणज कह सकते हैं या पूर्ण संख्या कह सकते हैं। जहां पर N आपका जो है वो आपका क्या है? जहां पर N आपका जो है वो पूर्ण संख्या इस तरीके से है। और यहाँ पर Q जो है आपका क्या है? यहाँ पर Q जो है वो आपका आवेश होने वाला है। यहाँ पर Q आपका जो है वो आवेश होने वाला है। और E जो है वो आपका क्या होने वाला है? E जो है आपका वो क्या होने वाला है? E आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन होने वाला है। क्लियर? E आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर चीजों को समझिएगा कि किसी वस्तु द्वारा जो प्राप्त आवेश होगा वो लिखा है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो किसी वस्तु द्वारा प्राप्त किया गया आवेश Q है, Q को लिख देंगे किसी वस्तु द्वारा प्राप्त किया गया आवेश। आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहे हैं चीजों को, किसी वस्तु द्वारा, है ना, क्या किसी वस्तु द्वारा जो प्राप्त आवेश है वो आपका क्या है? Q। वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का N। N क्या है? नंबर, पूर्ण संख्या है ना, तो ये पूर्ण गुणज होता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है जिसे हम लोग आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब किसी वस्तु द्वारा जो प्राप्त किया गया कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और यही आपका क्या हो गया? यही आपका जो हो गया, ये इसका फार्मूला भी हो गया। और इसी को, फार्मूले को ही हम लोग आवेश का क्वांटीकरण जो है आपको कहते हैं। समझ में आई इतनी चीजें कि नहीं आई? बताइए, कोई दिक्कत हो इतने में? किसी भी बच्चों को कोई भी समस्या इतनी टॉपिक में हो, अभी तक का जितना टॉपिक है तो इसमें बताइए, और हम इस पर एक एग्जांपल्स भी आपको करा दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इस पर एक एग्जांपल्स की, ठीक है ना। इसी पर एक एग्जांपल हम लिख ले रहे हैं आपके, है ना, एक क्वेश्चन है आपका, उसको हम लिख दे रहे हैं यहीं पे।
ओ माय गॉड। चलिए आइए हम बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण में। अगर हम बात करें इस प्रकार से, तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है यहाँ पर, यहाँ n का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ n का मान जो है वो प्लस का भी हो सकता है या माइनस का हो सकता है, 1 हो सकता है, या प्लस माइनस का 2 भी हो सकता है n का मान। यहाँ पर या प्लस का या माइनस का 3 भी हो सकता है। यहाँ पर प्लस या माइनस का आपका 4 हो सकता है, या प्लस माइनस का आपका 5 हो सकता है। क्लियर? इसी प्रकार से एंड सो ऑन, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्लियर? n का मान जो है वो आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए इस तरीके से। अब अगली बात अगर हम करते हैं इस तरीके से, अगली बात करें तो हम एक क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। हमारा एक एग्जांपल हम इसी फार्मूले पर लेते हैं कि एक कूलाम आवेश, मान लीजिए क्या, एक कूलाम आवेश, तो लिखते हैं यहां पर एक कूलाम, ठीक है ना, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां से हम लिख दे रहे हैं चीजों को। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसको ज्ञात करना है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए इस प्रकार से। तो देखिए क्या होता है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है कि अगर एक कूलाम आवेश होगा तो कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनेगा। आइए हम उस पर बात करते हैं कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो होने वाले हैं। समझिएगा चीजों को, समझेंगे तो आएगा, काय को नहीं समझ में। क्लियर? तो आइए हम इसको क्या करते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हम लोग करेंगे क्या, इस क्वेश्चन का हम लोग जो है वो ऑपरेशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो आइए किस तरीके से करेंगे इसका ऑपरेशन समझिएगा। तो यहां से Q बराबर आपका जो है वो कितना हो जाएगा, यहां से Q बराबर आपका जो है वो एक कूलाम ले लेंगे। आवेश, आवेश को Q से लिखते हैं, Q एक कूलाम है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम n से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? n से लिखेंगे। और चाहे आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें, वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैंने बताया था पहली क्लास में आपको कि माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पर जो आवेश आप सभी का होता है वह आपका प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इस प्रकार से होता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन पर आपका माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर जो है आपका वो चार्ज जो है वो इस प्रकार से प्लस का होता है। तब ऐसे कंडीशन में अगर हमको n का मान निकालना है तो हम लोग आवेश के क्वांटीकरण का फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला? आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण का हम लोग फार्मूला लगाएंगे इस प्रकार से कि आवेश का जो है वो क्वांटीकरण क्या होता है। तो अगर हम आवेश के क्वांटीकरण का फार्मूला इस प्रकार से लगाएंगे तो आवेश के क्वांटीकरण का जो फार्मूला होता है वो Q = क्या होता है, Q = जो होता है वह आपका N × E होता है इस तरीके से। और हमें किसका मान निकालना है बच्चा लोग बताइए, यहां से हमको किसका मान निकालना है। आप देखेंगे कि यहां से हमको n का मान निकालना है। तो अगर बच्चा यहां से हम n का मान निकालेंगे तो यहां से n का मान निकालेंगे तो n = बच्चा पार्टी क्या आ जाएगा, Q के नीचे कौन चला जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस प्रकार से। तो ऐसे कंडीशन में आप बच्चा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो आपका आ जाएगा Q का मान आपका कितना दिया है, एक कूलाम दिया है। तो यहाँ पर Q को आप एक कूलाम इस प्रकार से रख देंगे। और बटे में आपका इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कितना रख देंगे, इलेक्ट्रॉन को आप 1.6 × 10⁻⁻19 रख देंगे इस प्रकार से। माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उससे होने वाली नहीं है। क्लियर? तब लगाना है तो आपको यहां से लगा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से अगर आप दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा आपका। क्लियर? तो यहां से n = आपका जो है वो कितना हो जाएगा 10, और बटे में आपका जो है वो 16 रहेगा। और ऐसे 10⁻⁻19 जो है ये पलट के कहाँ जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा बच्चा।
तो यहाँ से 10 की घात माइनस 19 जो है आपका वो प्लस का 19 हो जाएगा। क्लियर? तब आगे हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 10 लिखा है तो आप 10 लिखा रहने दीजिए, 19 में से एक जीरो आप 10 को देंगे तो 100 हो जाएगा, बटे में आपका 16 लिखा है और 19 में से एक जीरो जाएगा तो आपका 18 ही तो बचेगा ना, 18 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, अगर 16 से 100 को डिवाइड करना चाहेंगे तो 16 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 छक्का 96, यहाँ पर बचेगा आपका 4 बचेगा, आप दशमलव लगाएंगे जीरो हो जाएगा, तो 16 दूना आपका क्या हो जाएगा 32, इस प्रकार से हो जाएगा 8 बचेगा, जीरो अपने आप लगा देंगे और 16 पंचे आपका क्या हो जाएगा 16 पंचे इस प्रकार से 80 हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो जीरो बचेगा। तो सॉल्व करने पे आप क्या देखेंगे कि n इक्वल टू आपका कितना आ गया, 100 को 16 से सॉल्व करने पर आपका 6.25 आ गया और गुणे में आपका कितना, गुणे में आपका 10 की घात 18 आ गया और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इतना आप लगा सकते हैं। क्लियर? तो अगर आप बात करेंगे, आपका ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होता है, आपका 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आता रहता है क्या, कि एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपका एक कूलम आवेश में जो है वो इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो वो आपका बहुविकल्पीय में ये क्वेश्चन आता भी है पेपर में 6.25 गुणे 10 की घात 18, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपका 1 नंबर के मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। अगर इसमें आपका ये क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर मार्क्स में आपको पहला क्वेश्चन जो है यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? इतनी में किसी भी बच्चों को कोई समस्या हो इतने में तो मुझे बताइए, ठीक है ना। आइए इसी बेस पर हम एक दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या होने वाला है इसी फार्मूले पे। क्लियर? तो इतनी चीजों को आप सभी फटाफट से नोट कर लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या होने वाला है, समझते हैं चीजों को। क्लियर? चलिए आइए हम बात करते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं, इस प्रकार से हमारे पास दिया है। चलिए लिखते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, देखिएगा। अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिखा है क्या, किसी वस्तु को, क्वेश्चन आपका है किसी वस्तु को क्लियर, क्वेश्चन है किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम से क्या किया गया है, कूलम से धन आवेशित करने के लिए क्या करना है आपको, धन आवेशित करने के लिए धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं अथवा दिए जाएं, कितने धन आवेशित करने, यहां पर ना है आपका, ठीक है, करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले अथवा दिए जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले अथवा दिए जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले अथवा दिए जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले अथवा फिर क्या किए, दिए जाएं। तो देखिए धन आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए ना, किसी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तभी तो वो प्लस चार्ज बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं है धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तब आपका क्या हो जाएगा, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, पहले तो कूलम दिया है, आवेश दिया है, Q बराबर कितना, जहां कूलम वहां आवेश, ठीक है ना, कितना दिया है 4.8 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम दिया हुआ है। क्लियर? और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब n का मान निकालना है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहाँ से Q बराबर कितना, Q बराबर NE, और n निकालना है तो n को अकेला रोकेंगे तो Q के नीचे कौन चला जाएगा, आपका E निकल जाएगा, Q के नीचे E चला जाएगा, तो यहाँ से n इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है 4.8 गुणे 10 की घात माइनस का 19 और बटे में इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 आपका होता है। अब आप दशमलव से दशमलव काट देंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 16 3 आपका 48 हो जाएगा,
मतलब यहाँ n का मान क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर n का मान 3 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब किसी पदार्थ से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे, तो इस पदार्थ पर जो आवेश होगा, इस पदार्थ पर जो आवेश होगा वो 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का आपका जो है वो धनात्मक आवेश होने वाला है। क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन का जो है आपका ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्लियर? तो आज जो है हम लोग यहीं पर चीजों को पढ़ेंगे, यहीं पर चीजों को हम खत्म करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपका आज जो है ये क्लास आपका जो है वो क्या था, आपका यहाँ से क्लास जो है ये आपका पार्ट सेकेंड क्लास था, ठीक है ना। तो ये आपका पार्ट सेकेंड का क्लास था, और नेक्स्ट डे अगर आप क्लास थर्ड को करने आते हैं, ये आपका पार्ट सेकेंड है, और अगर आप क्लास थर्ड को करने आएंगे, क्लियर, तो आपको चीजें वहां पर क्या होंगी, नेक्स्ट डे आप सभी को मिल जाएंगी। तो आप पर डे चैनल पर बने रहिए, पर डे क्लासेस को लीजिए, हम गारंटी आपका लेते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट में एकदम बढ़िया तरीके से आपको खींच खाच के बेहतर बना देने वाले हैं, है ना। तो चलिए मुझे दीजिएगा इजाजत, और नेक्स्ट डे आप सभी के साथ में आएंगे एक धमाकेदार क्लासेस में, एक नए उत्साह और एक नए उमंग के साथ में, ठीक है ना। और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, आप सभी के साथ में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को ऑल ऑफ यू बढ़िया से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। आप सभी इंतजार करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लासेस अच्छी लगी हुई होंगी तो क्लासेस को लाइक करिएगा, क्लासेस नहीं अच्छी लगी होंगी तो मत कीजिएगा, क्योंकि ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। आप सभी बच्चों को हृदय की अनंत गहराइयों से नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी के साथ मिलते हैं आप बार फिर से। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।